गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई होप लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो ये पढ़ा था लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में वो सब आप लोगों को याद होगा। आर्टिकल 168 में क्या क्या मेंशन्ड है। देन हर स्टेट में गवर्नर होना चाहिए, 2 हाउस होने चाहिए। लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, काउंसिल क्या होती है, फर्स्ट हाउस किसे कहा जाता है, सेकंड हाउस किसे कहा जाता है। ये सब चीज़ें हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ी थी। देन हम लोगों ने पढ़ा था कि लेजिस्लेटिव असेंबली में कितने मेंबर्स होते हैं। देन हम लोगों ने पढ़ा था कि इलेक्शन का प्रोसीजर क्या रहता है इन लोगों का, क्वालिफिकेशंस क्या क्या चाहिए होती हैं किसी मेंबर को लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर बनने के लिए। देन हम लोगों ने देखा था कि एमएलएज जो होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इनकी मेंबरशिप टर्मिनेट किस प्रकार से की जा सकती है। लास्ट में हम लोगों ने पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ स्पीकर पढ़ा था। स्पीकर क्या होता है, स्पीकर इज सिमिलर टू मॉनिटर ऑफ योर क्लास। तो जिस प्रकार से आप लोगों की क्लास में एक मॉनिटर सेट किया जाता है, उसी प्रकार जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, विधानसभा होती है, उसमें एक स्पीकर डिसाइड किया जाता है जो कि पूरी मीटिंग्स को प्रिसाइड करता है। ओके, ये सब चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी लास्ट क्लास में लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। ये है आपकी, एक मिनट रुकिए, ये है आपका लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है। तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझिए। होता क्या है कि इसमें फिक्स्ड सीट्स नहीं होती। ये लोग कैसे डिसाइड करके रखते हैं, एक तो सेक्शन 168 में हम लोगों ने पढ़ा था लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में। इसके लिए सेक्शन कौन सा लगेगा, सेक्शन 169 में मेंशन्ड है कि हर स्टेट में या फिर जो स्टेट चाहें उन स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा सकती है। अब उसका फॉर्मेशन किस तरीके से होता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसकी जब 2/3 मेजोरिटी पास कर देती है इस मोमेंटम को कि हाँ लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जा सकती है, तो उस एडवाइस के बेसिस पर उस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल का निर्माण किया जाता है। लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद। तो आप इसको ऐसे समझिए कि विधानसभा के अंदर मान लीजिए 100 लोग बैठे हैं, 100 में 2/3 मेजोरिटी मतलब 100 में से अगर 70 लोग ये चीज पे वोट यस कर देते हैं कि हाँ हमारे स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल होना चाहिए, तो उस स्टेट में क्या बनाया जाएगा, विधान परिषद बनाई जाएगी। विधान परिषद मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल। फिर सेक्शन 169 में क्या लिखा गया है कि जैसे जो आपकी विधानसभा के मेंबर्स हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल बना सकते हैं, उसी प्रकार वो लेजिस्लेटिव काउंसिल को डिसॉल्व भी कर सकते हैं। ये देखिए, फिर हम लोगों को लेजिस्लेटिव काउंसिल में बुक में पढ़ाया गया है कि नंबर ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं। नंबर ऑफ मेंबर्स ना आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पर याद रखने की जरूरत होगी। नंबर ऑफ मेंबर्स यहाँ पर मिनिमम 40 तो होंगे ही होंगे। मतलब कोई भी स्टेट चाहे कितना ही छोटा हो, फॉर एग्जाम्पल त्रिपुरा या आसाम या मणिपुर, चाहे स्टेट कितना भी छोटा हो, मिनिमम वहां पर 40 मेंबर तो विधान परिषद में लेजिस्लेटिव काउंसिल में होने ही चाहिए। ठीक है, और मैक्सिमम क्या है, ये मैक्सिमम ये नंबर जा सकता है 1/3 ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब ऐसे ऐसे समझ के चलिए कि मान लीजिए कल को राजस्थान सरकार ये डिसाइड करती है कि हम लोग अपने स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएंगे, विधान परिषद बनाएंगे, तो हमारे पास मिनिमम 40 मेंबर उसमें होनी चाहिए। और मैक्सिमम कितने लोगों को हम लोग उसमें जिता सकते हैं, मैक्सिमम फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमारी विधानसभा में अगर 200 लोग हैं या 100 लोग हैं, तो मैक्सिमम 200 लोगों के हिसाब से मैक्सिमम 70 ही सीट्स, मतलब 65 या 70 ही सीटें मैक्सिमम राजस्थान की विधान परिषद में हो सकती हैं। ये क्या हुआ, इसके नंबर ऑफ मेंबर्स, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स हो सकते हैं। ये भी इनकी जो पावर्स हैं वो भी ऑलमोस्ट विधायकों के बराबर ही होती हैं। ठीक है, इसके बाद इस चैप्टर में आप लोगों को बुक में क्या पढ़ाया गया है कि जो इलेक्शन होता है, जो जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है आपकी विधानसभा, उसके इलेक्शंस किस तरीके से होते हैं, हम लोग जाते हैं 5 साल बाद वोट डाल के आते हैं, जिस कैंडिडेट को सबसे ज्यादा वोट हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पड़ता है वो कैंडिडेट जीत जाता है। उसी प्रकार जो आपकी विधान परिषद है उसमें वोटिंग किस प्रकार होती है, उसमें किस प्रकार से लोग इलेक्ट होते हैं। तो उसका क्या रूल है, उसका रूल है कि सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जितने टोटल हाउस है,
उसके 5/6 मेंबर, मतलब जैसे अगर मान लीजिए कि 100 स्ट्रेंथ है लेजिस्लेटिव काउंसिल की, तो उसके 5/6 हिस्से तो इलेक्टेड होंगे, मतलब उनका चुनाव तो कैसे होगा, इलेक्शन के थ्रू। और 1/6 हिस्सों का चुनाव कैसे होगा, नॉमिनेशन के थ्रू। नॉमिनेशन का मतलब आप लोग समझते हैं, नॉमिनेशन का मतलब गवर्नर डायरेक्टली किन्हीं 5-6 लोगों में से 2-3 लोगों को डायरेक्टली बोल देगा कि भाई ये लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बनने चाहिए। तो आप लोगों ने इसमें इस पॉइंट से क्या सीखा कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, जो विधान परिषद होती है, उसमें 5/6 स्ट्रेंथ जो होती है वो तो इलेक्शन के थ्रू जीतती है, और जो 1/6 है वो कैसे आती है, डायरेक्टली उन्हें गवर्नर अपने हिसाब से नॉमिनेट कर देता है, उनका चुनाव कर देता है। फिर सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखना है लेजिस्लेटिव काउंसिल में, वो है कि जो इसके इलेक्शंस होते हैं वो इनडायरेक्ट होते हैं। मतलब जब भी विधान परिषद के अंदर चुनाव होंगे, जब भी विधान परिषद के लिए मेंबर्स चुने जाएंगे, तो आप लोग डायरेक्टली जाके वोट नहीं डालेंगे। आप लोग सिर्फ एक ही बार वोट डालेंगे, किनके लिए, आप लोग विधायकों के लिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। तो विधान परिषद के वोट कौन डालता है, विधान परिषद के वोट डालते हैं अलग अलग जो कॉन्स्टिट्यूएंसी होती हैं उनमें, जैसे कॉलेज के ग्रेजुएट्स हो गए, या फिर आपके विधायक हो गए, जो खुद लेजिस्लेटिव असेंबली में करंटली मेंबर्स हैं, जो कि स्टेट के अंदर आपके सांसद हैं, मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। तो ये जो हमारे द्वारा चुने हुए लोग, मतलब जिन लोगों को ऑलरेडी हम लोगों ने इलेक्शन जिता दिया है, जब वो लोग आपस में वोटिंग करके किसी और को जिताते हैं, तो उन इलेक्शंस को क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट इलेक्शंस। और जो लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है उसमें इनडायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू ही मेंबर्स का इलेक्शन करवाया जाता है। ठीक है, जो आपका थर्ड इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है वो रखना है कि इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम अपनाया जाता है। तो दो प्रकार के इलेक्शन सिस्टम्स होते हैं, आप लोगों को मैं समझा दूं। पहला इलेक्शन सिस्टम होता है सिंपल मेजोरिटी, और दूसरा होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि ये लोग डिसाइड कर देते हैं पहले से ही कि चाहे वोट किसी को भी कितने भी पड़े। मतलब अब आप ऐसे मान के चलिए कि पहले आप आगे वाले पॉइंट देखिए कि जैसे विधान परिषद में डिसाइडेड है कि भाई जो भी नगर पालिकाएं होंगी, नगर परिषद होंगे और नगर निगम होंगे, वहां से 1/3 मेंबर्स आएंगे। ठीक है, ये चीज पहले से सेक्शन 169 में डिसाइडेड है कि विधान परिषद में 1/3 सीट्स तो इन लोगों के लिए रिजर्व्ड है। तो अब अगर आप चाहें कि हम लोग एक भी वोट इन लोगों को ना दें और सारे वोट हम लोग किसे दे दें, हम लोग सारे वोट दे दें इस वाली कैटेगरी को जो कि टीचर्स वाली है, तो क्या होगा, सिंपल मेजोरिटी में तो ये सारे जीत जाएंगे, जिसको वोट ज्यादा पड़े वो जीत गए और वो क्या हो गए, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर हो गए। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है कि यदि डिसाइडेड है कि भाई लोकल इंस्टीट्यूशन से 1/3 सीट्स आनी है, तो अब चाहे नंबर ऑफ वोट्स किसी को भी कितने भी पड़े हों, मिनिमम 3 कैंडिडेट तो इस कैटेगरी से जीतेंगे ही जीतेंगे, चाहे इनको 7th 8th और 9th रैंक मिली हो वोटिंग के हिसाब से। तो ये जो इलेक्शन सिस्टम होता है ये कौन सा होता है, ये इलेक्शन सिस्टम होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। अब एक बार आप अपनी नोट्स कॉपी में इसे नोट कर लीजिए, ये आपको याद रखना है कि जैसे लेजिस्लेटिव काउंसिल में यदि 100 सीट्स हैं टोटल, तो ये फिक्स्ड है कि इसमें से 1/3 मतलब अराउंड 33 सीट्स किसके लिए होंगी, नगर निगम, नगर पालिका और आपके नगर परिषद के लिए। फिर जो 33 सीट्स हैं एडिशनल, वो किसके लिए होंगी, वो होंगी विधायकों के लिए। ये विधायक चुनेंगे कि भाई ये 33 सीट्स के ऊपर आप किसे विधान परिषद का मेंबर बनाना चाहते हैं। देन बची हुई जो सीट्स हैं उसमें 1/12, अभी तक कितनी सीट्स हो चुकी हैं, अभी तक हो चुकी हैं टोटल 66। तो अब जो 100 का 1/12 है, मतलब 100/12 कितना होगा ये मेंबर, ये लगभग नंबर निकलेगा 8 के आसपास। तो 8 के आसपास जो सीटें हैं वो किसकी होंगी, ग्रेजुएटेड लोगों की, मतलब जिन्होंने बीएससी की हुई है, जिन्होंने बीकॉम की हुई है, ये जो जिनके पास क्वालिफिकेशंस हैं, वो लोग, उन लोगों में से किन्हीं 8 लोगों का चुनाव किया जाएगा विधान परिषद के लिए। और जो बची हुई सीट्स हैं उसमें 1/12 कौन होंगे, टीचर सेलेक्ट होंगे, ऐसे टीचर जिन्होंने 3 साल से ज्यादा टाइम से पढ़ा रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अलग अलग जगह। ऐसे लोगों में से किन्हीं 8 को सेलेक्ट किया जाएगा इसके लिए, फिर से विधान परिषद के चुनाव के लिए। और जो लास्ट 1/6 है, ये वही 1/6 है जो कि यहाँ हम लोगों ने देखा था कि 5/6 तो इलेक्शन से आते हैं और 1/6 नॉमिनेशन से।
जो लास्ट 1/6 मेंबर हैं इनको गवर्नर अपनी इच्छा से चुन देता है। इसके लिए कोई वोटिंग नहीं होती, इसके लिए डायरेक्टली गवर्नर अपनी इच्छा से चुन देता है। तो ये टोटल जो नंबर बैठेगा आपका, ये बैठेगा 100। तो ये एक एग्जांपल था कि जितने भी, मतलब मान लीजिए आपकी 200 सीट्स हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो ये सारे नंबर डबल हो जाएंगे। मतलब जितनी भी सीट्स हो, 200 हो, 300 हो, 400 हो, उसका 1/3 फिक्स्ड है नगर पालिका नगर निगम में, 1/3 फिक्स है लेजिस्लेटिव असेंबली में, 1/12 फिक्स्ड है ग्रेजुएट्स के लिए, 1/12 फिक्स्ड है टीचर्स के लिए, और 1/6 फिक्स्ड है गवर्नर के लिए। ये सीट्स फिक्स्ड रहती हैं, और इसी मोड की वजह से, इतनी चीजें जो हम लोगों ने फिक्स कर रखी हैं, इसी की वजह से जो इसका इलेक्शन सिस्टम होता है उसे क्या कहते हैं? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ओके। इसके बाद आपकी बुक में समझाया गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उसी तरह लेजिस्लेटिव काउंसिल में भी ये फिक्स्ड रहता है कि कौन कौन लोग इसके मेंबर्स बन सकते हैं। तो उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ये सेम तरीका है। जैसे मान लीजिए आप लोगों को 12th क्लास का अगर स्टूडेंट बनना है, तो आपकी क्या क्वालिफिकेशंस नीडेड है? आपके पास 10th और 11th की मार्कशीट होनी चाहिए पास की, आपकी एज होनी चाहिए इतने साल से ऊपर। उसी तरीके से यदि आपको लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है, तो आपकी एज जो है वो 30 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और वो सारी क्वालिफिकेशंस आप में होनी चाहिए जो कि एक विधायक बनने के लिए चाहिए होती हैं। ये दोनों क्वालिफिकेशंस आपकी जरूरी हैं लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनने के लिए। इसके बाद सेक्शन 169 में क्या बताया गया है कि टेन्योर कितना होता है। टेन्योर मतलब कि यदि आप एक बार लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन गए, यदि आप एक बार विधान परिषद के मेंबर बन गए, तो आप कब तक मेंबर रहेंगे? तो आप कब तक मेंबर रहेंगे, इसका टेन्योर जो है वो कितना होता है? 6 साल। और जबकि लेजिस्लेटिव असेंबली का कितना होता है आप लोगों को याद है? लेजिस्लेटिव असेंबली का आपको बताया गया था 5 साल, और काउंसिल का कितना होता है? 6 साल। तो यदि आप एक बार असेंबली के मेंबर बन गए तो आप 5 साल तक विधायक रहेंगे, और यदि आप लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर बन गए तो आप 6 साल तक उसके मेंबर रहेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि इसे गवर्नर द्वारा डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे गवर्नर क्या होता है, गवर्नर को जिस दिन लगता है कि स्टेट का कंट्रोल अच्छे से नहीं चल रहा, स्टेट में सरकार अच्छे से नहीं चल रही, तो वो विधानसभा को भंग कर सकता है, डिसॉल्व कर सकता है। लेकिन जो आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको गवर्नर भंग नहीं कर सकता। उसने एक बार फॉर्मेशन हो गई 6 साल के लिए, तो 6 साल के लिए रहेगी ही। इसको यदि भंग करना है, इसको यदि डिसॉल्व करना है, तो जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, विधानसभा है, उसमें मेजोरिटी से पहले वोटिंग करवानी पड़ेगी कि भाई लेजिस्लेटिव काउंसिल को कैंसिल करना है। इसके बाद जो अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि फॉर एग्जांपल आप मान के चलिए कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में 100 मेंबर्स हैं राजस्थान के। यदि राजस्थान में विधान परिषद होती, तो आप ऐसे मान के चलिए कि यदि राजस्थान में विधान परिषद होती और उसमें 100 लोग होते, तो ऐसा नहीं है कि 2012 में विधान परिषद बनी और 2018 में पूरी नहीं बनेगी, नहीं। ये जो है ये कंटिन्यूअस हाउस है, तो इसके कैसे हो, इसका इसमें कैसे काम करता है कि 2012 में मान लीजिए 100 मेंबर्स बने, ठीक है, तो 2014 में, मतलब हर 2 साल पर 2014 में उन 100 में से 1/3 मतलब 33 लोग रिटायर हो जाएंगे। 2014 में उनमें से 33 लोग रिटायर हो जाएंगे और नए इलेक्ट होंगे उसी कैटेगरी में जिस कैटेगरी से वो रिटायर हो रहे हैं। और फिर 2016 में और पुराने वाले 33 लोग रिटायर हो जाएंगे, और फिर से 2018 में, बचे हुए 33 लोग रिटायर हो जाएंगे और इनकी जगह नए इलेक्ट होंगे। तो हर वक्त हाउस में जो स्ट्रेंथ है वो 100 लोगों की रहेगी, ठीक है। और सब लोगों का टेन्योर, जो 2014 में इलेक्ट होके आएगा वो कब जाएगा? 2020 में रिटायर होगा। जो 2012 में इलेक्ट होके आएगा वो कब रिटायर होगा? वो 2018 में रिटायर होगा। इस तरीके से इस हाउस में क्या फिक्स्ड रहता है कि इस हाउस में हर 2 साल में 1/3 मेंबर्स रिटायर हो जाते हैं और उनकी जगह नए मेंबर्स इलेक्ट होते हैं। ये इस हाउस का रूल रहता है। कभी भी इस हाउस का पूरा एक साथ डिसोल्यूशन नहीं होता, ये कंटिन्यूअस हाउस कहलाता है, ठीक है। जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद करना है वो क्या है कि जैसे लेजिस्लेटिव असेंबली में क्या होते हैं, 2 ऑफिसर्स होते हैं, एक होता है स्पीकर, एक होता है डिप्यूटी स्पीकर। उसी तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कौन होते हैं? लेजिस्लेटिव काउंसिल के जो ऑफिसर्स होते हैं वो कहलाता है, जो सबसे बड़ा होता है वो होता है चेयरमैन, या इसे वाइस प्रेसिडेंट भी कहा जाता है अगर सेंटर में है तो। अगर स्टेट में है तो उसे चेयरमैन कहेंगे।
और इसके नीचे कौन होता है दूसरे नंबर पे? जैसे एक मॉनिटर होता है, एक असिस्टेंट मॉनिटर होता है, तो वैसे यहाँ पर क्या है, एक स्पीकर है, एक डिप्टी स्पीकर है। वैसे ही लेजिस्लेटिव काउंसिल में कौन कौन होता है? एक चेयरमैन होता है और दूसरा कौन सा होता है? डेप्यूटी चेयरमैन। ठीक है, तो ये कौन हो गए? ये दो ऑफिसर्स हो गए विधान परिषद के, लेजिस्लेटिव काउंसिल के। अब इनके बारे में क्या इनके बारे में क्या पढ़ेंगे हम लोग कि चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं और इनका जो रिमूवल प्रोसेस होता है, मतलब इनको कैसे हटाया जा सकता है, सेम तरीके से जैसे कि लेजिस्लेटिव असेंबली में किसको हटाया जाता है? स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को। क्या पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट क्लास में कि स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को कैसे हटाया जाता है? जो हाउस के लोग होते हैं वो सारे आपस में एक एप्लीकेशन साइन करते हैं, और यदि उस एप्लीकेशन को मेजोरिटी से पास कर दिया जाता है, मेजोरिटी मतलब यदि 100 लोगों में से 51 लोग उसे पास कर दें, तो लेजिस्लेटिव असेंबली का जो स्पीकर है उसे हटा दिया जाएगा। सेम तरीके से लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल मतलब विधान परिषद, उसके अंदर भी सेम रूल रहता है कि यदि आपके हाउस के जितने टोटल लोग हैं उनमें से मेजोरिटी, उसमें से मेजोरिटी ये डिसाइड करे कि हम लोग ये गवर्नर या फिर जो ये चेयरमैन या डिप्यूटी चेयरमैन है इसे नहीं चाहते, तो क्या होगा? उसे चेयरमैन को हटा दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन क्या फिक्स्ड है? सेम वही जो हम लोगों ने लास्ट लेजिस्लेटिव असेंबली में डिसाइड किया था कि किसी भी चेयरमैन या डिप्यूटी चेयरमैन को हटाने के लिए मिनिमम क्या देना होगा? मिनिमम 14 डे नोटिस देना होगा। ऐसा नहीं है कि आज आप लोगों ने डिसाइड किया और आज ही उसे पोस्ट से हटा दिया। तो क्या होगा कि आज यदि आप वोटिंग करके डिसाइड करना चाहते हैं कि भाई हम लोग ये चेयरमैन नहीं चाहते अपने लेजिस्लेटिव काउंसिल में, तो मिनिमम 14 दिन का उसे नोटिस देना होगा, 14 डेज का उसे नोटिस देना होगा कि भाई आपके ऊपर हम लोग वोटिंग करवाएंगे और आपको हम लोग हटाएंगे, ताकि उसके पास इनफ टाइम हो यदि उससे कोई गलती हो गई हो तो उसे जस्टिफाई करने के लिए। ठीक है, और सिमिलरली यदि चेयरमैन को खुद से अपनी नौकरी छोड़नी है, खुद से अपनी पोस्ट छोड़नी है, तो वो क्या करेगा? वो डेप्यूटी चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन दे देगा, और यदि डेप्यूटी चेयरमैन को अपनी पोस्ट छोड़नी है तो वो क्या करता है? वो चेयरमैन को अपना रेजिग्नेशन दे देता है। तो ये सारी चीजें एकदम सिमिलर है जैसा कि लेजिस्लेटिव असेंबली में हुआ था। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे राइट्स एंड पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एंड राइट्स एंड पावर्स ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। आज की क्लास के लिए आप लोगों के लिए इनफ है। आप लोगों का होमवर्क क्या है वो सुन लीजिए। आप लोगों को क्या करना है, जो पिछली दो क्लास के अंदर लेजिस्लेटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में बताया गया, इनका फॉर्मेशन, इनके टोटल नंबर्स, इनकी स्ट्रेंथ, इनके स्पीकर्स, ऑफिसर्स, इनके टेन्योर, इनके लिए क्वालिफिकेशन क्या क्या चाहिए होती है, ये सब चीजें आप अपनी क्लास की जो फेयर नोटबुक है उसमें नोट डाउन करेंगे, इसके नोट्स बनाएंगे और इसे लर्न करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग इनके राइट्स एंड पावर्स अच्छे से समझेंगे और याद करेंगे, और फिर हम लोग ये चैप्टर फिनिश करके इसके पीछे की जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उन्हें कंप्लीट करेंगे। यदि किसी बच्चे को कोई भी डाउट आया है लेजिस्लेटिव काउंसिल में या लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो अभी पूछ सकता है, अदरवाइज हम लोग क्लास एंड करेंगे।